अब हम देखेंगे कि एडवांसेस के केसेस में हम लोग शॉर्ट रिकवरी या फिर रेवेन्यू लीकेजेस को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जिस भी फाइल को हम लोग देखते हैं तो उसका सबसे पहले हमने देखा है सैंक्शन लेटर। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर क्यों डालता हूँ कि सैंक्शन लेटर क्यों जरूरी है। तो जो भी पॉइंट अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप उस पॉइंट को रीड करने के बाद ये समझ लोगे कि सैंक्शन लेटर का किसी भी शॉर्ट रिकवरी को निकालने में कितना महत्व होता है। तो अकाउंट सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिन्यूएबल फॉर पेंडिंग। तो अकाउंट रिन्यूएबल फॉर पेंडिंग जितने भी अकाउंट आपके रिन्यू होने वाले हैं या ड्यू है, तो बैंक ने उनको रिन्यू नहीं किया तो उन पर अगर रिन्यू करा भी है तो क्या ड्यू के होने के बाद उनको रिन्यू करा गया है, तो क्या उस केस में बैंक ने चार्जेस लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं, तो वो आपने चेक करना है। नहीं, उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या बैंक ने रिन्यूअल के बाद कहीं उन चार्जेस को रिवर्स तो नहीं करा। अगर रिवर्स करा है तो उस ट्रांजेक्शन को किस स्टाफ मेंबर ने ऑथराइज किया है और रिवर्स क्यों करा गया, उसके पीछे का कारण आपने स्टाफ से पूछना है। नहीं, उसके बाद आपने देखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि सैंक्शन लेटर में लिखा होगा कि इस पर्सन पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या फिर इस पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने सिस्टम में देख लेना है कि उस व्यक्ति पर कौन सा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है क्या वही लग रहा है या फिर दूसरा लग रहा है। अगर आप करते हो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो उस केस में आप रैंडमली किसी भी अकाउंट्स को या फिर टेस्ट चेक टेक्निक के बेसिस पर अकाउंट के नेचर को देखकर अकाउंट्स को देख सकते हो और उसके सैंक्शन लेटर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो कि जो सीबीएस पोर्टल पर इंटरेस्ट लगता है कि क्या वो एक्चुअली उस सैंक्शन लेटर में लिखा है उसी के हिसाब से लगता है या फिर इसमें कोई चेंजेस वगैरह है। देन उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस, जो भी लोन बैंक के द्वारा पास की जाता है जैसे पर्सनल लोन है, हाउसिंग लोन है या फिर व्हीकल लोन है, तो उसके सैंक्शन लेटर में अगर आप पहले पेज को ही देखोगे सैंक्शन लेटर में, तो वहाँ पर आपको पहले पेज पर ही दिखाई देगा कि इस केस में प्रोसेसिंग चार्जेस 0 लगने हैं या फिर कितने लगते हैं। नॉर्मली ये 2-3 हज़ार के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर आपके अच्छी खासी रेवेन्यू लीकेज निकल सकती है, शॉर्ट रिकवरी निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पर पहले पेज पर लिखा होगा कि इतनी रिकवरी होने की, तो आप सिस्टम में चेक करोगे अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हो। जैसे हम लोग अगर फिनिकल है आपके पास, तो फिनिकल में अगर आपने किसी भी इस अकाउंट को देखा है तो आप कमांड यूज़ कर सकते हो HCGHRG। तो उस यूज़ करने के बाद आप कस्टमर की डिटेल निकाल सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर अगर किसी अकाउंट को देखना चाहते हो तो वो मेन्यू में जाकर अकाउंट इन्फो में जाकर उस अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हो। और जिस डेट को डिसबर्समेंट हुई है, तो आपने देखना है कि जिस डेट को डिसबर्समेंट हुई है क्या उसी डेट को बैंक ने उसके अगर प्रोसेसिंग चार्जेस सैंक्शन लेटर में मेंशन करे हुए थे कि डिडक्ट करने हैं, तो क्या बैंक ने डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं डिडक्ट करे। फिर उसके बाद रिन्यूअल फीस, अगर बैंक ने रिन्यूअल फीस चार्ज करनी थी सैंक्शन लेटर में मेंशन किया हुआ था, तो बैंक ने करी है या फिर नहीं करी है, वो भी आप अकाउंट इन्फो में जाकर चेक कर सकते हो कि बैंक द्वारा करी गई है कि क्या सेम अमाउंट चार्ज करा गया है बैंक के द्वारा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक सेम अमाउंट सैंक्शन रिन्यूअल फीस या फिर प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेता हो, देन उसके बाद उसको रिवर्स कर देता हो, क्योंकि इनका अमाउंट थोड़ा सा 1-2% होता है आपके लोन अकाउंट अमाउंट का, या फिर 0.35 0.46% इसी के आसपास रहता है। तो क्योंकि कस्टमर देना नहीं चाहता, तो बैंक को लगता है कि अगर आप बार बार इतनी फीस डिडक्ट करेंगे तो कई कस्टमर दूसरे बैंक में शिफ्ट ना हो जाए। तो बैंक क्या करता है कि बैंकिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कुछ उस टाइम के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस या फिर रिन्यूअल फीस डिडक्ट तो कर लेता है, देन उसको सेम डे में रिवर्स भी कर देता है। तो अब उस केस में आपने चेक करना है कि कहीं किसी ट्रांजैक्शन को रिवर्स तो नहीं करा गया बैंक के द्वारा, तो उसे भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। देन इंस्पेक्शन चार्जेस भी सैंक्शन लेटर में लिखा होगा कि पर्टिकुलर अकाउंट की बैंक ने इंस्पेक्शन करनी है 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर साल के बाद। तो उस पर बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट करने हैं, तो उसी के बारे में भी डिटेल आपको सैंक्शन लेटर में ही मिलेगी। तो सैंक्शन लेटर को आप लोगों ने देख लेना है, देन उसी के अकॉर्डिंग सेम जिस स्टेट की इंस्पेक्शन बैंक ने करी है, इंस्पेक्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हो HCGHRG कमांड को यूज़ करके, तो उसी डेट को क्या बैंक ने कोई इंस्पेक्शन के चार्जेस डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं है, देन उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर चेकिंग कर सकते हो। देन उसके बाद है कमिटमेंट चार्जेस। बैंक के फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक एक कमिटमेंट चार्जेस उस केस में डिडक्ट करता है, डेबिट करता है, जिस केस में बैंक उस लिमिट को एक पर्टिकुलर लिमिट बैंक ने सेट करी होती है, अगर उसके ऊपर बैंक कस्टमर यूज़ नहीं करता। लेट अस सपोज किसी कस्टमर को बैंक ने 1 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है, तो अगर उसके सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि अगर ये कस्टमर 60% से अब मतलब कि जितनी भी सैंक्शन लिमिट है उसके
60% अब अगर इस लिमिट को यूज़ नहीं करता किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ, देन उस पर कमिटमेंट चार्जेस लगेंगे। तो उस केस में आपको देखना है कि किसी भी कस्टमर ने सेम अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कर लेना है और उसमें दिखा देता है सीबीएस पोर्टल कि इसने इतनी लिमिट यूज़ करी है। तो आपने देखना है कि अगर सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट उसने यूज़ नहीं करी तो क्या उस केस में बैंक ने उसके कमिटमेंट चार्जेस डिडक्ट करे हैं या फिर नहीं करे। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि अगर डिडक्ट करने के बाद बैंक ने कहीं उस ट्रांजेक्शन को रिवर्सल तो नहीं किया। अगर रिवर्सल किया है तो क्या उसको किसने अथॉरिटी दी है, तो उसके बारे में आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हो। देन अदर चार्जेस की बात करें तो नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बैंक के सैंक्शन एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने प्रेजेंट करनी है बैंक के सामने, तो आपने नहीं करे तो उस केस में भी सैंक्शन एक्ट में लिखा होगा कि नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में इतना भी इंटरेस्ट लगेगा, इतना चार्जेस है, इतनी पेनल्टीज है, तो उसे भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। और वो दूसरा हम चेक कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस बैंक ने काटने थे एप्लीकेबल थे तो वो भी काटने चाहिए। देन नॉन रिन्यूएबल आफ्टर ड्यू डेट। अगर कोई लिमिट है जो जिसका रिन्यूएबल होना है तो बैंक ने उसका रिन्यूएबल नहीं किया और या फिर ड्यू डेट के बाद रिन्यूएबल करा है, तो उस केस में बैंक ने कितने चार्जेस काटने थे, कितने काटे हैं, क्या उसको रिवर्स करा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि आपने रिन्यूएबल करा लेकिन ड्यू डेट के बाद करा, लेकिन उसके बीच का जो गैप था उस दिन आपने बैंक ने पेनल्टी चार्ज नहीं की। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लिमिट थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च जहाँ तक थी, जहाँ पर बैंक उसने होना था रीन्यू, ड्यू होगी, लेकिन बैंक ने उसको रिन्यू नहीं करा। बैंक ने रिन्यू करा उसको जाकर 1 मई को, लेकिन जो बीच का जो 2 मंथ का गैप है, बैंक क्या करेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसके आगे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन जो बीच का ये वाला पीरियड था जब उसकी ड्यू डेट आ चुकी थी, लेकिन फिर भी बैंक ने इसे रीन्यू नहीं करा था, तो इस केस में सैंक्शन लेटर में लिखा होगा कि इस केस में बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करना है, पेनल्टी चार्ज करनी है। तो आपने क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ डेज ड्यू से लेकर जब उसने करा था रीन्यू उन तक गैप को अपने काउंट करना है, तो डेज को, देन उसके बाद अपने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सैंक्शन लेटर में लिखा होगा पेनल्टी के रूप में, उसे लगा कर देखना है कि क्या बैंक ने इतना अमाउंट चार्ज करा है एज ए पेनल्टी या इंटरेस्ट, उसे अपने सिस्टम के साथ कंपेयर कर लेना है। देन है हमारे पास स्टॉक स्टेटमेंट। तो स्टॉक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था जब हमने स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी पिछले वीडियोज में, स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में लेना कंपल्सरी रहता है, तो इसी के बारे में भी सैंक्शन लेटर में मेंशन होगा। तो देख सकते हैं आप जितने भी टॉपिक्स के बारे में हमने अभी बात की है सभी की शॉर्ट रिकवरी जहाँ रेवेन्यू लीकेजेस अगर आपने निकालनी तो आपको सैंक्शन लेटर को पढ़ना पड़ेगा। स्टॉक स्टेटमेंट के केस में भी वहाँ पर लिखा होगा कि इस व्यक्ति के पास स्टॉक स्टेटमेंट आनी चाहिए इतने मंथ के बाद, क्वार्टर के बाद। जैसे नॉर्मली बैंक में कैश क्रेडिट अगर जर्नल होता है तो उस केस में मंथली, अगर कैश क्रेडिट जर्नल होता है तो उस केस में मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ली जाती हैं। अगर PMMY का केस होता है तो उस केस में क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट ली जाती हैं। अगर CC स्टैंड अप इंडिया ऐसी कोई स्कीम जैसे चलती है तो उस केस में मेरे हिसाब से नहीं ली जाती, या फिर PMGGP स्कीम चलती हैं उस केस में भी नहीं ली जाती, या फिर PMMY स्मॉल स्केल की स्कीम है ऐसी केस में नहीं ली जाती। तो ये तो आपको बैंक से कंफर्म करना होता है कि कौन से केस में स्टॉक स्टेटमेंट ली जाती है कि नहीं ली जाती। तो अगर ड्यू डेट आ गई है बैंक की, ऐसी बैंक को सबमिट करवानी पड़ती है स्टॉक स्टेटमेंट, वो भी आपके सैंक्शन लेटर में लिखा होगा कि कितने दिनों के बाद आपने सबमिट करवानी है, कि अगले महीने की 7 तारीख तक, 10 तारीख तक। तो उसके जितने दिनों बाद बैंक को डिपॉजिट करवाई है तो बैंक ने उस पर पीरियड इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी सैंक्शन लेटर में मेंशन होगा, तो आप लोग उसे भी वहाँ से देख सकते हो। और अगर किसी की स्टॉक स्टेटमेंट 2 मंथ से ज़्यादा पेंडिंग चली जाती है तो आपको पता है इसको NPA में क्लासीफाई करना होता है। फिर उसके बाद अगर एक कमांड से अगर आप फिनिकल यूज़ करते हो, तो अगर फिनिकल में अगर आपने किसी भी अकाउंट में डिटेल को निकालना है, जैसे कि उसकी डिटेल है इंस्पेक्शन की या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस की, तो उस केस में आप कमांड यूज़ कर सकते हो HCGHRD। देन उसके अलावा अगर किसी भी कस्टमर के बारे में आपने डिटेल निकालनी है देन आप कमांड यूज़ कर सकते हो FINDCUST, ठीक है। और बाकी जो भी अगर किसी पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शन आपने निकालनी है फ्रॉम द पीरियड पर पिछले मंथ से इस मंथ तक, पिछले साल से इस साल तक, देन आपने
वो मेन्यू में जाकर अकाउंट इन्फो में जाकर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की सारी डिटेल, पर्टिकुलर कस्टमर की सारी डिटेल निकाल सकते हो।